नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभ्युत्थान क्लासेस में। काफ़ी लंबे इंटरवल के बाद में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं दोबारा से, और आगे अभी रेगुलर रहने वाला है अपना, क्यों बीच में मेरा एक एग्ज़ाम था, इस वजह से थोड़ा इंटरवल लॉन्ग हो गया। लेकिन आज मैं ना कोई लेक्चर ले रहा हूँ या फिर ना कोई आपको टॉपिक समझाने आया हूँ। आज मेरा जो टॉपिक रहने वाला है वो एसएससी सीजीएल की जो नोटिफिकेशन आई है 2020 की, उसको लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आई है पूरे 2020 में, हम इसका वेट करते रहे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आई। लेकिन जो पहली जो प्रक्रिया चल रही थी 2019 की, वो मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी वैकेंसी अनाउंस हुई है और इसको 1 तारीख से, जो कल हमारा न्यू ईयर है 2021 में, तो तब इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको डिटेल नोटिफिकेशन को बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो भी सिलेबस वगैरह है, सब कुछ सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एसएससी इसको हर साल कंडक्ट करवाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसकी जो डेट्स हैं सबमिशन की, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का सबमिशन है वो 31/1 को रहने वाला है। ठीक है, इसकी जो फीस की लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2021। ठीक है, और एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है जिसकी जो एक्सपेक्टेड डेट जो बताई गई है वो 29 मई से लेकर के 7 जून तक बताई गई है। ओके, तो उसके हिसाब से इसमें जो डिटेल जो पोस्ट हैं उनकी डिटेल दी गई है, कौन कौन सी पोस्ट हैं। एक जो लेवल होते हैं पे लेवल, ये अभी आपको ये चीज़ें इतना नहीं पता होंगी, ना हमें इनके बारे में समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमें फोकस करना है अपने एग्जाम पर और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उन पर। ये पहला हमारा काम है कि हमें अपनी जॉब लेनी है, ना कि इन चीज़ों को देखना कि कितनी सैलरी है, कितना क्या है। बहुत अच्छी पे स्केल होती है एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो पे स्केल लेवल 8 है इसमें। तो इसमें आती हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की हैं। ठीक है, इसमें ये डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं इनकी कौन कौन से मिनिस्ट्री में जाते हैं, और ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं ये। ओके, और इनकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। बाकी कुछ कुछ जो पोस्ट हैं उनमें 30 ईयर तक की जो दी गई है एज लिमिट दी गई है, मिनिमम इसमें 20 होती है। ठीक है, और बाकी कुछ ज़्यादातर मोस्ट जो अपनी पोस्ट होती हैं उनमें 27 ईयर तक मांगा गया। फिर उसके बाद में कुछ एज रिलैक्सेशन जो कि कैटेगरी वाइज होता है वो अप्लाई होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो पे लेवल आती है, पे लेवल 7 आती है, उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इस प्रकार की काफ़ी हैं। ठीक है, ये जो हैं ये भी सारी ग्रुप बी की हैं मोस्टली। उसके बाद फिर ये ग्रुप सी की इधर आ जाती हैं, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह। तो इसमें 20-30 ठीक है, और असिस्टेंट वाली ये है 18-30। आप इसको जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्टैटिक्स वाले हैं और एक ऑडिट वाले हैं, ये जो कुछ पोस्ट होती हैं जिनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, आपको जो भी आपके नंबर होते हैं मेरिट बेस्ड ये मिलती हैं हमें, प्रेफरेंस के हिसाब से हमने कौन कौन सी चीज़ें प्रेफर में डाली हैं पहले नंबर पे। ठीक है, और जो इसमें सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग होती है वो होती है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज। ओके, इनमें जो एज लिमिट है वो 30 ईयर है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर है सीबीआई वगैरह में और इन्फोर्समेंट में, ये इसकी पोस्टेज हैं। उसके बाद में फिर पे लेवल 6 आ जाता है, इसमें असिस्टेंट की हैं और सब इंस्पेक्टर की भी हैं, एनआईए वगैरह में जो पोस्टेड होते हैं उनकी 30 ईयर तक है। इधर इसमें एज दे रखी हैं, इसमें 32 दे रखी है जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल वाला है, और ग्रुप बी की ये जो होती है इसमें। ठीक है, ये इसका मिनिस्ट्री लिखी हुई है। और जो लास्ट में जो आती हैं वो ग्रुप सी की आती हैं, जिसमें कि ऑडिटर होते हैं और अकाउंटेंट होते हैं, टैक्स असिस्टेंट वगैरह, ये चीज़ें आती हैं इसमें। 18-27 ईयर्स इसकी एज लिमिट होती है। ठीक है, उसके बाद एक ये है जिसमें टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर और सीनियर यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क होता है, उसकी वैकेंसी है। 18-27 एज लिमिट है, ग्रुप सी की सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में डिसेबिलिटी, यानी आप कोई शारीरिक रूप से अक्षम है या फिर डिसेबल हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा पैरामीटर्स लिखे गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी, वह सारी चीज़ें जो भी हो वो इनको देख सकता है डिटेल में। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं आगे। हम नेक्स्ट आते हैं हम वैकेंसीज़ पर। वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं, पहले तो क्या मतलब क्लियर ऐसा दिया नहीं होता था कि वैकेंसी कितनी है, ओपन नहीं होती थी, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इसमें बता दिया गया है कि एग्जामिनेशन के लिए वैकेंसी कितनी है सीजीएल 2020 में। तो इस बार 6506 वैकेंसीज हैं, जिसमें ग्रुप बी की जो गेजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए 250 वैकेंसी, ग्रुप बी नॉन गेजेटेड के लिए 3513 वैकेंसी,
और ग्रुप सी के लिए 2743 वैकेंसी। इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन इन्होंने डिवीज़न किया हुआ है, ठीक है। जबकि नेक्स्ट पिछली साल के अगर मुकाबले देखा जाए तो काफ़ी वैकेंसीज कम है, यानी पिछली साल 8,500 के लगभग थी। हर साल मतलब कम होती जा रही हैं। अगर हम 2011-12 से तुलना करें तो यानी कि अब 40% ही वैकेंसी इसमें आई है, क्योंकि पहले 2012 की जब हम बात करते हैं तो 16,000 के समथिंग वैकेंसीज थी, फिर उसके बाद 16,000 चली, फिर 11 आई, फिर 8.5, 10, ऐसे उस प्रकार से घटती जा रही हैं और हर साल घटती ही जा रही हैं। पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, इन वैकेंसीज को क्यों कम कर रही है, या फिर कुछ अलग ही फंड हैं। ओके, ये वैकेंसीज हो गई हमारी। उसके बाद में फिर रिजर्वेशन है, यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए SC, शेड्यूल ST और OBC इकोनॉमिक बैकवर्ड जो EBS EWS जो भी बना था, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का कोटा होता है और पर्सनल जो कि डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए एक अलग कोटा होता है, ठीक है। इसमें सिटीजनशिप यानी कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का और भूटान का है, यहाँ तक का इसमें चल सकता है। तिब्बतन रिफ्यूजी, ये चीज़ें अगर आपके मतलब की हो तो आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप इंडिया के निवासी हैं तो आपको इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एज लिमिट मैंने जैसे कि आपको बताया था, कुछ वैकेंसीज में 18 to 30 है, 20 to 30 है, और कुछ में 18 to 27 भी है। तो उसमें ये दिया गया है पैरामीटर कि 2/1/1994 से और 2003 के बीच में आपका बर्थ होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जिसमें 30 ईयर मांगा है उसमें 2/1/1991 से लेकर के 1/1/2003 तक का मांगा गया है, ठीक है। और एक जो है स्टैटिस्टिकल वाला, उसमें 2/1/1989 से भी तक का भी कोई जो एज ग्रुप वाला बंदा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ओके, एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर। SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, और जो डिसेबल पर्सन है वो 10 साल के लिए, ठीक है। OBC वाले जो डिसेबल होते हैं उनके लिए 13 ईयर्स, SC ST वाले डिसेबल पर्सन के लिए 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर का दिया गया है। इसमें भी कुछ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द क्लोजिंग डेट, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट होती है उसके बाद 3 साल के लिए एप्लीकेबल होता है ये। जैसा कि आपको पता है CGL एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और हर साल ये कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें 3 फेजेज़ होते हैं, जैसे टायर 1 होता है, टायर 2 होता है और टायर 3 होता है, ठीक है। और कुछ जो पोस्ट हैं उनमें टायर 4 भी होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से कैसे कैसे करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी होती है। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है, यानी कोई भी बैचलर डिग्री हो, यानी आपने BA किया हो, BSc BCom BTech कुछ भी किया हो आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी होती है वो CA वगैरह, CA का चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला जो कोर्स होता है वो अगर किसी ने किया होता है, ठीक है, वो मांगा जाता है इसमें। यानी कि जो ऑडिट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट होती हैं उनमें। ओके, उसके बाद आते हैं फिर स्टैटिस्टिकल पर। उसमें बैचलर डिग्री मांगी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, और मिनिमम होनी चाहिए 16% मार्क्स, ठीक है, इन 12th स्टैंडर्ड में। यानी 12th में मैथ्स होनी चाहिए आपके पास में, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। और बैचलर डिग्री में क्या होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए आपको, यानी कि सब्जेक्ट एक कौन सी, स्टैटिस्टिकल आपके सब्जेक्ट होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। ऑल अदर जो पोस्टेज हैं उनमें कोई सी भी डिग्री हो, आपने BA BCom BTech कुछ भी किया हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, वो इसमें एप्लीकेबल रहेगी। और जो भी आपकी योग्यता हैं वो 2/1/2021 को आपको कंप्लीट होनी चाहिए। यानी आपने BA BTech जो कुछ भी किया है उसका रिजल्ट इससे पहले क्लियर होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। अगर कोई फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहा है तो वो इसमें नहीं भरे, क्योंकि उसको बाद में फिर रोक दिया जाएगा। क्योंकि फॉर्म तो काफ़ी लोग भर देते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ओके, हाउ टू अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, ये साइट है, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस साइट पे SSC की जो साइट है ssc.nic.in, इस पर क्लिक करके आपको जाना है और वहाँ पर SSC CGL 2020 के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा आपको, वहाँ पे अप्लाई करके फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। नीचे इसको प्रोसेस में आपका पूरा दिखा दूंगा बाकायदा। और एक इसमें JPG कलर फोटो चाहिए होता है 20 KB to 50 KB, ठीक है। उसकी ये विड्थ है 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर। और लास्ट जो डेट है इसकी वो 31/1 है, यानी कि रात को 11:30 बजे तक। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये मतलब फ्री होता है, जो कि शेड्यूल कास्ट ST और PW जो
डिसेबल है और एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी है, उसमें जो वुमेन्स आती हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यानी कोई उनको एग्जाम फीस नहीं देनी होती। और आप किसी भी पेमेंट मोड से इसको फॉर्म को भर सकते हो, आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो, फ़ोटो खींच के, और सिग्नेचर वो सारी चीज़ें मोबाइल से भी अपलोड हो जाती हैं। और भीम यूपीआई आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग या फिर अपना कोई भी डेबिट कार्ड वगैरह जो सबके पास आजकल होता है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठे ही आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, और एसबीआई का चालान भी जनरेट करके आप बैंक में जमा करा सकते हैं। 2 फरवरी जो 11:30 बजे तक का टाइम है इसको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आपने चालान कटवाया है तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा 2-3 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, और सेंटर्स यानी कि जब आप फॉर्म भरोगे तो आप उसमें जो अपना रीजन है उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटर्स भरें। जैसे आप सेंट्रल रीजन में आते हैं तो ये जो सेंटर्स हैं इनको भरें। अगर आप ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो ये सेंटर्स आते हैं। कर्नाटक केरल में आते हैं तो ये वाले सेंटर्स हैं। मध्य प्रदेश रीजन के ये हैं। ठीक है, एनईआर नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के ये वाले हैं। ठीक है, एनआर यानी कि जो अपने एनसीआर वाला जो इलाका है इसमें है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान ये आते हैं, उनके लिए ये सेंटर्स हैं। ठीक है, एनडब्ल्यूआर के लिए ये वाले हैं। ओके, उसके बाद साउथ की, मतलब इस प्रकार से जो भी आप जिस क्षेत्र में आते हो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे रीजन से भी अप्लाई करें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सबकी अलग अलग साइट दी गई हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो पैटर्न में क्या होगा, टायर फर्स्ट होगा, उसके बाद टायर सेकंड, टायर थर्ड और टायर 4, यानी कि इसमें 4 चरण हैं। और 4 चरण हैं कुछ पोस्ट के लिए, बाकी मोस्टली जो अपनी पोस्ट हैं उनके लिए 3 चरण ही होंगे, टायर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, टायर जो फर्स्ट होगा उसमें जैसे 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 200 नंबर का। ठीक है, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर, ये आपको क्लियर करना होता है। जो भी कट ऑफ जाती है आपकी कैटेगरी वाइज, उसको कट ऑफ को क्रॉस करने के बाद में आप टायर सेकंड के लिए क्वालिफाई होते हैं। टायर सेकंड में आपको 200 नंबर के 2 एग्जाम देखने को मिलेंगे। ओके, और उनकी एक कट ऑफ होती है, उनको क्लियर करने के बाद में फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, और जो कुछ पोस्ट हैं डाटा एंट्री वाली जो हैं टैक्स असिस्टेंट में जो आती हैं उनके लिए आपको टाइपिंग का भी एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें जो मेरिट में नंबर इसके नहीं जोड़ते हैं टाइपिंग के। ओके, हाँ, एक और बात कि आपके अलग अलग डेट्स पर एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग डेट्स पर, यानी लेवल का भी फ़र्क पड़ जाता है। एक जैसा क्वेश्चन पेपर नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है। ठीक है, तो उसलिए नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें रूल बनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन होता है यानी कि अगर किसी का एग्ज़ाम टफ है और किसी का ईजी है तो उन दोनों को लेवल मैच करने के लिए एक वो किया जाता है। ठीक है, किसी का अगर एग्ज़ाम टफ आ गया, एक का सरल आया है, तो हो सकता है सरल वाले को कुछ मार्जिन नहीं मिले, लेकिन जो टफ वाला है उसको थोड़ा वो 2-4 नंबर का मार्जिन दिया जा सकता है, जिससे कि दोनों का लेवल बराबर आ जाए। ओके, और जो टायर फर्स्ट जो हमारा होगा यानी कि 29/5 से लेकर के 7 जून तक होगा 2021 में ही, उसके लिए जो आपको पैटर्न है वो मैं बता देता हूँ। टायर फर्स्ट के लिए क्या पैटर्न होने वाला है, तो उसमें अपनी 4 सब्जेक्ट रहेंगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, यानी 4 सब्जेक्ट आपकी रहने वाली हैं। 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट और 50 मार्क्स इस 50 मार्क्स इस सब्जेक्ट। ठीक है, और 1 आवर का एग्जाम होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। टायर सेकंड के लिए क्या होता है, यानी एक तो आपका जो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ होती हैं उसका एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन का, 200 नंबर का, और इंग्लिश लैंग्वेज का होता है 200 क्वेश्चन 200 नंबर। ठीक है, ये सबके लिए कॉमन होता है। और जो स्टैटिक्स वाले होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनमें 100 नंबर का एक एग्जाम होता है स्टैटिक्स एग्जाम सब्जेक्ट का, 200 नंबर का। और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाले होते हैं उनका भी एक एग्जाम 100 और 200 ये होता है। ठीक है, ये सबके लिए अलग अलग, जबकि मोस्टली सबके लिए ये होता है, और जो कुछ पोस्ट हैं उनके लिए ये वाला होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है, जो अपना टायर फर्स्ट होगा उसमें 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन होता तो 0.25 होती। अगर अपन टायर सेकंड में जाएंगे तो टायर सेकंड में हमें यही मिलेगा 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। जो टायर थर्ड होगा उसका मोड अलग हो जाएगा। टायर थर्ड में क्या होता है, पेन एंड पेपर मोड पे एग्जाम होता है,
क्योंकि जब हम दो टायर हम कंप्लीट करने के बाद में टायर थर्ड में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक ऐसे राइटिंग लेटर वगैरह जो इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा एग्जाम होता है उसमें हमें लिखना होता है क्या क्या चीज़ें, ऐसे, प्रीसेज, लेटर और एप्लीकेशन, ये चीज़ें लिखनी होती हैं। 100 नंबर का होता है, 1 आवर हमें मिलता है वहाँ पे। इन तीनों के नंबर जुड़ करके उसके बाद में फिर मेरिट लिस्ट बनती है। और जिन पोस्टेज में 4th एग्जाम भी होता है, यानी कि जो टायर 4 होता है, टायर 4 यानी कुछ एक जो पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की है, 1-2 पोस्ट और असिस्टेंट की, उनमें जो कि टाइपिंग वगैरह की ज़रूरत होती है यूडीसी में, तो उनके लिए टाइपिंग का टेस्ट होता है। ठीक है, टायर 4 उसको कहते हैं, स्किल टेस्ट के रूप में जानते हैं उसको। ठीक है, अगर हम इसके बारे में जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट इसमें दिया गया है। जो टायर फर्स्ट के लिए मांगा गया है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस है ये वाला। ठीक है, आप इसको कंप्लीट एक बार पढ़ लें और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी बुक्स खरीदें। मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ बुक भी बता दूंगा कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इनके लिए। ठीक है, ये जनरल अवेयरनेस का है, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है और एक इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का है। ओके, नीचे टायर सेकंड का भी दिया गया है। अगर इसमें हम मोड ऑफ सिलेक्शन देखें, सिलेक्शन हमारा किस प्रकार होता है, तो मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि 200 नंबर का प्री एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें एक कट ऑफ जाती है, उसको हमें क्रॉस करना होता है। कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ होती है, लेकिन अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है अनरिजर्व उसके लिए 30% निर्धारित किया गया है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और जो अदर एससी एसटी या फिर अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 20% का कोटा निर्धारित 20% निर्धारित किए गए हैं, मिनिमम जो मार्क्स होते हैं क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, ये जो टायर फर्स्ट में। लेकिन जो कट ऑफ हमारी जाती है उसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर कर लें, उसमें मिनिमम 60% मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, यानी कि 120 नंबर तो आप मान के ही चलें। और आजकल कट ऑफ 140-45 तक भी जा रही हैं। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है, कम से कम 150 मार्क्स आप ला सकें, जिससे कि आप अगले चरणों में एग्जाम दें और उनमें भी अगर कुछ मार्क्स अच्छे लेके आएँ तो आप लास्ट चरण तक बने रहें। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है, क्योंकि इसमें लास्ट में जो मेरिट है वो बहुत हाई जाती है। क्योंकि इसमें जो अप्लाई करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो लगभग 30 से 35 लाख के समथिंग होते हैं, और अगर उसमें से 50% लोगों को भी अटेंडेंट माने तो यानी 15 से 17 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छा होता है और अच्छे लेवल का ही इसमें एग्ज़ाम आता है। तो हमें उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। और हमें इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, ssc.nic.in पे जाना होगा। ठीक है, आप जिस भी रीजन में आते हैं, जैसे आप SSC नॉर्थ रीजन में अगर आप आते हैं तो sscnr.net.in इस साइट पर आपको जाना होगा। अंदर ही आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अपनी जो भी अगर आपका पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वरना उसमें आधार कार्ड, अपना नाम वगैरह बता करके, 10th का रोल नंबर, इन चीज़ों को डाल कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा, उससे आप इसमें लॉगिन कर जाओगे। ठीक है, बाद में जो SSC के CGL वाला जो पॉपअप है उसमें अप्लाई पे क्लिक करके तो आप जैसे ही विंडो खोलोगे तो आपको ये जो विंडो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये इस प्रकार से मिलेगी। इसमें आपको आधार नंबर और जो भी ID नंबर आपसे पूछा जा रहा है, नाम, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। एजुकेशनल जो बोर्ड आपके रहे हैं 10th में, 12th में, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको इसमें, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि जिसके बारे में आप कंफ्यूज हों, बिल्कुल सारा सिंपल प्रोसेस है। और लास्ट में सब कुछ भरने के बाद में इसको सबमिट कर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको फाइनल सबमिट करने के बाद में इसका एक प्रिंट ले लेंगे। उसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में क्या करना होता है, सेकंड पार्ट में यानी जो हमारी चीज़ हमने सबमिट करी थी, अभी इन्फॉर्मेशन भरी थी अपने बारे में, वो सारी यहाँ पर अपने को शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपने इसमें सेंटर भरने हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसमें पूछी जाएंगी, उनको भर देना है। और एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, ये दोनों अपलोड करने हैं। फ़ोटो इसमें जो अभी मांगने लगे हैं, यानी आपका कोई 2-3 महीने पुराना ही फ़ोटो हो, यानी बहुत काफ़ी लोग अब ज़्यादा पुराना फ़ोटो लगा देते हैं। और आजकल क्या है, जब सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो कहीं आप एग्ज़ाम देने से वंचित नहीं हो जाओ या फिर एग्ज़ाम सेंटर में आपको नहीं घुसने दिया जाए। कि काफ़ी बार क्या होता है, आजकल जैसे बीएड रखने का शौक़ है, आपने इस टाइम बीएड रख रखी है और पहले आप बिल्कुल बच्चे जैसे लगते थे, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल रखें। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये अपलोड करने हैं, उसके बाद में ये सबमिट कर देना है। आपको यहाँ से फिर प्रीव्यू लेकर के सबमिट कर देना है, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा।
पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप पे करके कंप्लीट टेस्ट का अपने पास में PDF रख सकते हैं। जब भी आप एडमिट कार्ड आए तो उसी ID पासवर्ड से आप एडमिट कार्ड निकाल लोगे, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन था कि आपको कैसे, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी जो भी है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है, और जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो, यानी वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए स्पेशल रिप्लाई कर दूंगा। और एक मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि बुक्स कौन कौन सी आप पढ़ें, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के थोड़ा लेवल अच्छा होता है, ठीक है, आप ये सभी जानते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पे क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं किस प्रकार का लेवल होता है। तो उसके लिए आपको मैं एक बुक बता देता हूँ, यानी कि जो बेस्ट बुक है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यानी होने को तो मार्केट में आप जाओगे तो बहुत प्रकार के आपको ऑथर मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन तो इतना हमारे पास ना तो टाइम है, ना इतनी माथापच्ची करनी चाहिए आपको। तो इसलिए बेस्ट कोई चीज़ है उसको आप उठा लो, ठीक है। तो एक जो हमारे राकेश यादव सर हैं, राकेश यादव सर का बहुत नाम है, आप कहीं भी नाम सुनोगे तो एक तो राकेश यादव का सर नाम इसलिए है क्योंकि इनका पैटर्न बहुत अच्छा है पढ़ाने का। तो इनकी जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी क्वेश्चंस जैसे भी टाइप के आए हैं वो सारे इन्होंने कंपाइल कर रखे हैं। तो एक तो इनकी अर्थमेटिक की बुक आती है और एक आती है इनकी एडवांस मैथ की। इन दोनों बुक्स को आप खरीद लें, ठीक है। ये आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वैसे भी मिल जाएंगी और आप डायरेक्ट भी शॉप से जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लिए नीतू मैम है, नीतू मैम की बुक्स आती हैं 2, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। आप ये भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आप इनको परचेज कर सकते हैं कहीं भी। नीतू मैम केडी कैंपस है, इनकी बुक्स आती हैं, ठीक है। और एक बुक आती है रीजनिंग के लिए, ये भी बहुत अच्छी बुक है, राकेश यादव सर की पब्लिकेशन की ही आती है ये भी, ओके। और जीके के लिए आप किस प्रकार से जीके पढ़ना चाहते हैं, एक तो आपको मतलब थोड़ा ऐसे मज़ा आता हो कि हमें ब्रीफली पढ़ना है, तो उसके लिए अलग अलग बुक्स भी आती हैं, ठीक है। आप एक बंडवाल सर की बुक्स आती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग टॉप सब्जेक्ट वाइज आती हैं, ज्योग्राफी के अलग, हिस्ट्री के अलग, इन चीज़ों के अलग। और जैसे अगर आप कंप्लीट बुक्स देखना चाहते हैं, लूसेंट आती है, अरियंत की आती है, टॉप स्पीड के नाम से भी आती है, जिसमें कि आपको कंप्लीट एक ही बुक्स में सारी कंप्लीट जीके आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको मैटर थोड़ा कम लगता है कि भाई इतना सफिशिएंट नहीं है तो आप अलग अलग टॉपिक वाइज भी खरीद सकते हैं। यानी कि महेश बंडवाल सर की बुक्स पूरे मतलब सेट आता है जिसमें साइंस वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन था CGL 2020 का, ठीक है। और आज से ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट के दिनों में थोड़ा सर्वर भी हैंग हो जाता है और उसमें प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में, ठीक है। काफ़ी लोग रह जाते हैं फॉर्म भरने से। तो आप अपनी ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें और बेस्ट विशेष आपके लिए। आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से इस लेवल को एग्ज़ाम को क्रैक करें। सो विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका नंबर से स्टार्ट होने वाला है, 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। कोरोना जैसी बीमारी को हमने मात दी है एक प्रकार से, क्योंकि हम सभी ने पूरी तरह से सरकार का साथ दिया और अपनी सेहत को सुरक्षित रखने के लिए हम घरों में रहे, लॉकडाउन में रहे। तो वो टाइम बीत चुका है, तो इसलिए उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके, पास्ट में छोड़ करके नए वर्ष में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो हमारा नया संकल्प होना चाहिए और नई इच्छाएं होनी चाहिए। तो आप ऐसा संकल्प करें कि आज से ही, यानी 1 जनवरी 2021 से ही आप संकल्प करें ये एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है। तो उसके लिए पूरी रणनीति बना करके पढ़ाई करें और हम अपनी रणनीति बनाएं। कुछ हम आपकी हेल्प करेंगे, कुछ हमारी वीडियोस आती रहेंगी आपको टाइम टू टाइम, जिससे भी आपको काफ़ी हेल्प एग्ज़ाम में मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।